तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ से अगर अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तो हम लोगों को बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन समझने से पहले हमको रिलेशन समझ में आना बहुत जरूरी है। रिलेशन अगर अच्छे से समझ में आ गया, अब इक्विवेलेंस रिलेशन को समझाएंगे तो काफी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इक्विवेलेंस रिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये तीनों अगर हमको पता रहेगा तब हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए, यहां पे क्या कह रहा है, ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कि ए कैपिटल ए के एक नॉन एम्प्टी, कैपिटल ए एक हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। ठीक है, और वो नॉन एम्प्टी सेट में से ये जो ए है वही बिलोंग कर रहा है, यानी कि उसी में से लाई करेगा। तो वही कह रहा है कि ए रिलेशन ए खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके ए का रिलेशन उसी के ए के साथ होना चाहिए, खुद का रिलेशन खुद के साथ। यानी क्या, सीधा सीधा कहो कि जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, यानी कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं ढेर सारे, उसमें ये रहना जरूरी है, ये आर में बिलोंग, रिलेशन में बिलोंग करना जरूरी है। यानी कि कोई भी रिलेशन होगा अगर उसमें ए कमा ए, जैसे मान लो ए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे कोई सेट ए है 1 2 3 4 और उसके बाद से रिलेशन देखो जरा, रिलेशन दिया है R1 पहले 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो जरा देखो इसमें एलिमेंट 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है और 4 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चारों अगर प्रेजेंट है तो इनका खुद के साथ रिलेशन सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 चारों प्रेजेंट है कि नहीं। अगर चारों प्रेजेंट है तो यहां पर जो रिलेशन R1 है वो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि ये जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। याद रखना, यहां पे सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बनता है। देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे दूसरा वाला, यहीं पे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग। R2 दिया है, दूसरा रिलेशन दिया, ये R1 था तो लिख देंगे कि R1 इज रिफ्लेक्सिव, लिख देंगे R1 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ पे R2 देखते हैं। R2 में क्या दिया, 1 1 1 2 2 3 3 4 इतने सारे दिए। जरा सबको चेक करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है, सबको 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। अगर वो है तो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे 1 1 तो दिख गया, 2 2 है क्या, नहीं, 3 3 है क्या, यस, 4 4 है क्या, हाँ। तो 2 2 तो लिखेंगे सिंस 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R2, hence R2 is not रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे क्या हो सकता है, इसकी बात हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, ओके। अब समझते हैं क्या सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझते हैं। तो जरा देखो, रिफ्लेक्सिव के बारे में कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है, हो सकता है कोई डाउट। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, A relation on a set A is said to be symmetric. उसको सिमेट्रिक बोलेंगे कब, if A related to B such that B related to A। मतलब क्या कि A जो है वो B से रिलेट हो और साथ में B जो हो वो भी A से रिलेटेड हो। इसका क्या मतलब है एक बार समझते हैं। जैसे अगर कहीं पर A कामा B आ गया है, ऑर्डर्ड पेयर में जो A कामा B आया है, रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर में अगर A कामा B आया, तो उसी सेट में, उसी रिलेशन सेट में, रिलेशन का जो सेट बना बहुत सारा, उसी रिलेशन सेट में B कामा A भी होना चाहिए। ठीक है, उसी रिलेशन में B कामा A भी लाई करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या, अगर कहीं पर मान लो इसमें आ गया रिलेशन में 1 2 तो यहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई भी रिलेशन अगर मान रहे हैं, जैसे 1 2 एक पेयर, फिर 2 3 एक पेयर, फिर इसी में क्या कर देंगे 2 1 और 3 2। बताओ, A B B A B B A, A B B A दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि अगर A B एग्जिस्ट कर रहा है तो B A भी उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसी का ही एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर में उसी में होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगला क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है जरा समझते हैं। जरा देखो, A relation R on a set A is said to be transitive कब, if A are B and B are C। जैसे क्या,
कि ए जो है वो रिलेटेड है बी से और सिमिलरली बी क्या है, सी से रिलेटेड है। मतलब अगर रिलेशन दिया जाए लेस देन, तो 2 लेस देन 3। अब ये आर है, यही लेस देन को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, यही आर है, तो 2R3, 2R3 यही तो होता था, 2 रिलेटेड 3, 2 रिलेशन 3, 2 लेस देन 3। अब उसी तरह से ये जो 3 है किसी और से रिलेटेड हो, 3 एंड लिख देना है 3 लेस देन क्या, तो इसको लिख देंगे 2R3 एंड यहां देखो 3 लेस देन 5। बताओ 5 से 3 छोटा होता है, 3 लेस देन 5। अब एंड 3R5, तो ये दोनों अगर हैं, जब ये 2R3 एंड 3R5 है तो 2 ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा, 5 से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि 2R5, यानी क्या, इधर 2 लेस देन 5। बताओ होता है कि नहीं होता, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यही होता है रिलेशन क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या है, 2 रिलेटेड है 3 से एंड 3 रिलेटेड है 5 से, तो 2 अपने आप रिलेटेड हो जाएगा किससे, 5 से। यही कहने का मतलब है, ठीक है। यानी 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो 2 अपने आप 5 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तीनों रिलेशन बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है, तीनों अगर बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तब वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तीनों को किसी ने सेटिस्फाई कर लिया तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन यही बताएंगे। तो अगर मान लो कोई तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां पर ए इक्विवेलेंट टू बी ऐसे लिखा जाता है। मतलब ए इक्विवेलेंट का सिंबल ये होता है, इक्विवेलेंट। इसको क्या बोला जाता है, विगल। इसको क्या बोलते हैं, विगल। तो ये ए विगल बी, मतलब ए इक्विवेलेंट टू बी। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से सुनते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों होगा, अगर तीनों होगा तब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा। व्हेन, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान समझेंगे। वेन एवर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन नोटेशन ए आर बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए विल मींस ए इज इक्विवेलेंट टू बी अंडर क्या, उस रिलेशन, अंडर द रिलेशन आर, ठीक है। यही बात है। इसको रिप्रेजेंट करने का वही मैंने बताया कि ये होता है विगल। इसको क्या बोलते हैं, विगल। तो यही होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल के समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, तो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल जो लिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे सिंस A, B बिलोंग्स टू R, A, A सिंस A, बिलोंग्स टू R, hence R1 इज क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यहां लिख सकते हो कॉमा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, कॉमा, हेंस क्या, R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इज रिफ्लेक्सिव। R1 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे 2, इस R1 यानी R2 रिलेशन से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि कोई तीनों अगर फ्लॉप कर गई कंडीशन तो रिफ्लेक्सिव, तब वो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यही फ्लॉप कर गया, पहले वाला बेचारा, यहाँ पे पहले वाला फ्लॉप हो गया। पहले वाला अगर फ्लॉप हो गया तो फिर इक्विवेलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। Let n be the set of natural numbers defined a relation by a divides b। यहाँ पे ये रिलेशन है, r को स्टेटमेंट के रूप में दिया है क्या, a divides b, मतलब a क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। तो जरा चेक करते हैं, बताओ नेचुरल नंबर है ना, तो बताओ पहला वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो बताओ फर्स्ट r इज रिफ्लेक्सिव, लिख सकते हैं कि नहीं, r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, बिकॉज each number divides itself, ठीक है। since because each number divides itself,
ठीक है। तो ईच नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। बताओ जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे n नेचुरल नंबर से है, वो जो सेट लिया गया है a, उसको क्या माना गया है, नेचुरल नंबर। तो बताओ अगर मान लो 6,6 ले लें, 6/6 कैंसिल करोगे क्या आएगा 1, क्योंकि a, a लिया जाता है। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है, a, a, तो जो b है उसको क्या लेंगे, a लेंगे। तो यहाँ a अगर 6 है तो यहाँ पे b जो है वो भी क्या होगा, 6 होगा। तो 6,6 करेंगे क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। और जो ये 1 आ रहा है ये क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो यानी वो रिलेशन से आ रहा है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सारे नंबर्स 7/7, 18/18 जिसको भी करोगे सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगला सेकेंड नंबर क्या, आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज क्या, देखो आर सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों, जरा देखो। अगर यहां पे 6/3 करूं तो 3 डिवाइड्स 6 लिख दे रहा हूं, बिकॉज 3 डिवाइड्स क्या 6, बट 6 नॉट डिवाइड्स 3। बताओ मतलब 3 अगर 6 को डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 6 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा रेसिप्रोकल करने पर, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा नंबर क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चेक करते हैं, आर इज, बताओ ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। जैसे मान लो अगर मैं ले रहा हूं 2, वो डिवाइड कर रहा है 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, और 6 जो है वो कर दे रहा है 24 को पूरी तरह से डिवाइड, ठीक है। तो बताओ 2 अब जो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली कर लेगा। यहाँ पे अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करा दो दोनों का, तो यहाँ 24/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये काटेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब पूरी तरह से डिवाइड करेगा। मतलब एक सिंपल सा बताते हैं तरीका। जैसे मान लो यहाँ पर है 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, या 3 ले लेते हैं, 3 6 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 6 डिवाइड कर देता है 24 को, तो 3 24 को कैसे डिवाइड करेगा, देखो 3 ऐसे नीचे रहने, तो यहाँ 24 में 6 कॉमन कर लो, 6 × 4 6 आएगा ही आएगा, 6 क्योंकि उसको डिवाइड कर दे रहा है। 30 ले लेते हैं, तो 30/3 करते हैं, तो यहाँ 30 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, 6 × 5/3। सबके साथ 6 तो रहेगा ही रहेगा, और अगर 6 रहेगा तो 3 तो 6 को डिवाइड कर ही रहा है। अभी मैंने बताया कि 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर देता है, तो यहाँ 6 कॉमन में है ही, उसके फैक्टर के रूप में है ही। तो 3 तो 24 को भी डिवाइड, जब 6 को डिवाइड कर ले रहा है तो 6 के साथ कोई सी का भी मल्टीप्लिकेशन हो उसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा। 3 जब 6 को, ये 3 2 6 यही काम चला लिया, यहाँ पे भी 2, अब कुछ भी है उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर ये R क्या हो जाएगा यहाँ से, इसी तरह से एक एग्जांपल के तौर पे समझ लिए हम लोग कि R इज क्या हो जाएगा आपकी बार, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव, R यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब कैसे इसको जनरली, अगर मान लो एक जनरल रूप में अगर प्रूफ करना है, तो मैंने एग्जांपल से समझाया, एक जनरल रूप में चेक करके देखते हैं सच में ऐसा हो सकता है। तो देखो R इज ट्रांजिटिव बिकॉज A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड किया, ठीक है। अब A B को डिवाइड किया, मान लेते हैं कि कोई नंबर L आया जो कि क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो भाई नेचुरल नंबर ही आएगा, पूरी तरह से डिवाइड अगर कर दे रहा है तो कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर ही देगा। तो नेचुरल नंबर कामा L बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। दूसरी बात यहाँ पे अब की बार क्या करेंगे, B डिवाइड्स C, B C को डिवाइड कर रहा है, और वहां पे L के बाद क्या दे रहा है, M दे रहा है। चलो B जो है C को डिवाइड कर रहा है तो भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि A डिवाइड्स B और B डिवाइड्स C, तो A C को डिवाइड करेगा, यही कहने का मतलब है इसके। A B को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, तो A C को डिवाइड करेगा, यही हमको लाना है, तभी कहेंगे ट्रांजिटिव। तो देखते हैं, तो यहाँ B C को डिवाइड किया तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा, M कामा M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बताओ इन दोनों को अगर हमको B को हटाना हो तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान के इसको इक्वेशन 2 मानो, और बाई 1 × 2 वी गेट, हमको मिलता है, क्या मिलता है, देखो B/A मल्टीप्लाई बाई क्या, C/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, L × M। बताओ B से B कैंसल, आगे क्या आएगा, C/A इक्वल टू LM। बताओ L भी नेचुरल नंबर, M भी नेचुरल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, और दोनों नेचुरल नंबर है, तो यही कह देंगे क्या, LM बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, L × M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये LM आ गया। अगर A और C को डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि A डिवाइड C, ठीक है, तो बस लिख देंगे हेंस
ए डिवाइड्स सी, प्रूव्ड। यानी कि हेंस आर इज ट्रांजिटिव। अब बताओ, यहां पे आर रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, पर सिमेट्रिक नहीं बन पाया। और अगर सिमेट्रिक नहीं बना तो क्या इक्विवेलेंस हो जाएगा? क्या नहीं। अगर वो रिफ्लेक्सिव, कोई भी तीनों कंडीशन में अगर एक भी फ्लॉप हुई तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। बस सीधी सी बात है, ये इतनी बात थी आज के बारे में, इक्विवेलेंस के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो अगला एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है क्या, कंसीडर द रिलेशन ए ग्रेटर देन बी इन द सेट एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। तो बताओ, तो मतलब नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें ए जो है वो बी से क्या है, ग्रेटर है। तो बताओ इस रिलेशन में, अगर रिलेशन पहला वाला रिलेशन यानी कि फर्स्ट वाले में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव। बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। गेस कर सकते हैं क्यों? जरा देखो, इसमें जो रिलेशन दिया है उसमें ए का हमारा खुद का खुद के साथ रिलेशन देखा जाता है, यानी ए आर ए देखा जाएगा, यानी ए ग्रेटर देन ए। बिकॉज बताओ, ए खुद से बड़ा हो सकता है, कोई भी नंबर खुद से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं, उसके बराबर हो सकता है। तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा, इट इज दिस रिलेशन इज, अब बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? बताओ, जैसे मतलब मैं कह सकता हूं एक बार, ए ग्रेटर देन बी, ये दिया है तो सिंस ए ग्रेटर देन बी बट बी ग्रेटर देन ए। अब यही तो होता है सिमेट्री का मतलब, कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए हो। इस सिमेट्री का क्या मतलब है कि ए रिलेटेड हो बी से और बी भी रिलेटेड हो ए से, यानी कि रिलेशन से दोनों लोग जुड़े हुए हो। तो ए ग्रेटर देन बी हो गया है तो बी ग्रेटर देन ए इज नॉट ट्रू, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव हो सकता है क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं। दिस रिलेशन ऐसे ऐसे मान लो कि ए ग्रेटर देन बी है एंड अब बी किसी तीसरे से बड़ा है, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो ए ऑलरेडी क्या हो गया, सी से बड़ा हो गया, ए अपने आप बड़ा हो गया सी से। तो यहां पे ए ग्रेटर देन, दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी, और ये अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हो, जब फेल हो गया तो तीसरा वाला कंडीशन पास होकर भी क्या करेगा, इक्विवेलेंस तो बना नहीं पाएगा। बस इतना है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, पर इक्विवेलेंस कहा जाए तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में चेंजिंग कर दूं, ग्रेटर की जगह क्या मैं कर दूं, लेस देन बी कर दूं, तो यहां पे फिर यहां पे बी ए, बिकॉज ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए पॉसिबल नहीं है। यहां पे ए इधर वाला नॉट पॉसिबल, यहां पे ए लेस देन बी हो जाएगा तो यहां पे बी लेस देन सी होगा, तो ए लेस देन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये भी वही हिसाब किताब है। लेकिन अगर मान लो मैं कहीं यहां लेस और इक्वल टू लगा दूं तो ए लेस और इक्वल टू बी, अब क्या होगा अब यहां पर ए लेस और इक्वल टू ए, ये ट्रू हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा कि ए बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो ही सकता है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव को हटा के क्या कर देंगे, रिफ्लेक्सिव, यानी कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लेस और इक्वल टू करते ही ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर ए लेस और इक्वल टू बी है तो बी लेस और इक्वल टू ए नॉट ट्रू, सो इट इज दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं होगा, लेकिन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सही बात है, लेस और इक्वल टू लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो ऐसे रहेगा। तो बस यही बात थी कि मतलब कि इस रिलेशन में ए जो है लेस और इक्वल टू होने की वजह से रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन हाँ तो मतलब कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस रिलेशन के लिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें फॉलो कर रहा है। तो फिर भी दो रिलेशन फॉलो करने से क्या मतलब है, तीसरा तो फ्लॉप किया और एक अगर नहीं फॉलो किया तो वो इक्विवेलेंस तो नहीं होने वाला है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ए को मैंने सेट ले लिया, किसका, ऑल ट्रायंगल्स का ही सेट ले लिया। ठीक है, अब वो कैसा ट्रायंगल है इससे कोई लेना देना नहीं, बस ट्रायंगल है इतना जानो। लेट आर बी द रिलेशन इन ए डिफाइंड बाई ए आर वाई, ये रिलेटेड है, एक्स रिलेटेड है वाई से, एक्स कोई ट्रायंगल है, वाई भी कोई ट्रायंगल है और दोनों एक दूसरे से, यानी पहला ट्रायंगल दूसरे से रिलेटेड है। तो इफ एंड ओनली इफ, यानी ये रिलेशन तभी पॉसिबल है इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, और कोई दूसरी कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो यही कहा जा रहा है कि इफ एंड ओनली इफ
x इज कॉन्ग्रुवेंट टू y, मतलब कि x जो है और कॉन्ग्रुवेंट है y से, तभी ये पॉसिबल है ये रिलेशन। तो पहली बात रिफ्लेक्सिव देखा जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, r इज, बताओ यहां पर x का x के साथ कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुवेंट होता है कि नहीं होता है। कोई सर्कल है वो खुद का कॉन्ग्रुवेंट मतलब क्या, जुड़ुआ, मतलब कॉन्ग्रुवेंट का मतलब क्या, जुड़ुआ, एक जैसा, ठीक है। तो वही हिसाब किताब है, खुद का ही हमेशा कॉन्ग्रुवेंट बनते हैं। जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन अपने आप का क्या है, कॉन्ग्रुवेंट है, खुद का कॉन्ग्रुवेंट तो बनेगा ही। अब अमिताभ बच्चन का डबल रोल हो गया तो फिर ये और ये दोनों लोग क्या हो गए, कॉन्ग्रुवेंट हो गए, हूबहू हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुवेंट मतलब एक जैसा, सर्वांगसम, हिंदी में बोलते क्या, सर्वांगसम। तो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिंस, उसके बाद से क्या, क्योंकि सिंस ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुवेंट टू इटसेल्फ। दूसरा नंबर, आर इज सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर x जो है वो कॉन्ग्रुवेंट है y का, x कॉन्ग्रुवेंट टू y, x y का क्या है, कॉन्ग्रुवेंट है, तो y भी तो x का कॉन्ग्रुवेंट है, समझ रहे हो। अगर एक अमिताभ बच्चन है, ही लंबा बना है, ठीक है, ये दोनों अगर एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुवेंट हैं, तो ये इसका कॉन्ग्रुवेंट बोलो तो ये इसका भी तो कॉन्ग्रुवेंट बनेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुवेंट है। तो वही कहा जा रहा है कि x कॉन्ग्रुवेंट अगर y का है तो y भी x का क्या होगा, कॉन्ग्रुवेंट होगा, यानी कि ये सिमेट्री वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ARB BRA दोनों हैं, तो यानी R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, R इज, बताओ ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए अगर A रिलेटेड B है और B रिलेटेड है C से, तो A जो है वो ऑलरेडी C से रिलेटेड हो जाता है। बताओ जरा, A x है वो कॉन्ग्रुवेंट है y से, x जो है वो क्या है, y के क्या है, कॉन्ग्रुवेंट है, और y जो है वो z के कॉन्ग्रुवेंट है। तो बताओ x भी तो z का कॉन्ग्रुवेंट हुआ, तीनों एक जैसे हो गए, तीनों बराबर हो गए, तीनों जुड़वा तिड़ुआ हो गए। x इज कॉन्ग्रुवेंट टू z। अगर ये दोनों पॉसिबल है तो x जो है अपने आप क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा z का। तो अगर मान लो एक ट्रायंगल दूसरे का कॉन्ग्रुवेंट है, दूसरा तीसरे का कॉन्ग्रुवेंट है, तो पहला तीसरे का कॉन्ग्रुवेंट होता ही है, यानी कि r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। सिंस अब सारी बातें, तो इसके आगे लिखेंगे क्या, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुवेंट टू इटसेल्फ, since if a triangle is x is congruent to a triangle y then y is also congruent to x। तीसरा, since if a triangle x is congruent to y, y is congruent to triangle z, then we know that x is congruent to z, ठीक है। तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो बताओ ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, मतलब क्या लिखा है, 10 R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट A, ठीक है। ओके, तब फिर आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम लोग जल्द मिलते हैं, ओके।